तो नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नाम जिसके बारे में 21वीं सदी में शायद सबसे ज्यादा बात हुई है। वो एक ही वक्त में दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है और सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण करने वालों में से भी। एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद है, आशा है, और वहीं कई लोगों के लिए ये नाम गहरे विवादों से जुड़ा है। तो चलिए आज उनके इसी पॉलिटिकल पर्सोना को, उनके राजनीतिक व्यक्तित्वों की अलग अलग परतों को खोलकर देखते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को समझने के लिए ना उनकी इन दो अलग अलग छवियों को, दो अलग तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ उनके समर्थक हैं, उनके लिए मोदी एक विजनरी लीडर हैं जो देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने निकले हैं, एक ग्लोबल स्टेट्समैन हैं। और फिर आती है दूसरी तस्वीर। उनके आलोचकों की नज़र में वो एक पॉपुलर स्ट्रॉन्ग मैन है, एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी विचारक और एक ऐसी शख्सियत जो देश को बांटती है, यानी एक डिविजिव ऑटोक्रेट। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये दो अलग अलग इंसान हैं या फिर ये एक ही बहुत ही कामयाब पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के दो चेहरे हैं? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो मिलकर एक जबरदस्त पॉलिटिकल मशीन बनाते हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी उस पहचान से जिसने उन्हें नेशनल स्टेज पर लाकर खड़ा किया, उनकी विकास पुरुष की छवि, यानी एक ऐसा नेता जो बिजनेस फ्रेंडली है, जिसका पूरा फोकस डेवलपमेंट पर है। तो ये जो गुजरात मॉडल है ना, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। देखिए, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो गुजरात की जीएसडीपी ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा थी और इसी से उनकी इमेज बनी एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर की। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सोशल सेक्टर पर जो खर्च था वो नेशनल एवरेज से कम था और गरीबी या महिला साक्षरता जैसे मामलों में गुजरात कई दूसरे राज्यों से पीछे था। तो एक तरफ तेज आर्थिक विकास और दूसरी तरफ सोशल इंडिकेटर्स में कमी। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसी गुजरात मॉडल के वादे को, इसी आइडिया को उन्होंने नेशनल लेवल पर लागू किया। अब इसमें दो चीजें थीं, एक तरफ मेक इन इंडिया और जीएसटी जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और दूसरी तरफ जनधन योजना और उज्ज्वला जैसी मैसिव वेलफेयर स्कीम्स। इन सब ने मिलकर उनकी एक मॉडर्नाइजर की इमेज को और भी मजबूत कर दिया। और इन स्कीम्स का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अकेले स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए। सोच के देखिए, इन स्कीम्स से फायदा पाने वालों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हुआ जिनको एक नया नाम मिला, लाभार्थी। तो ये तो थी विकास पुरुष की कहानी। अब चलते हैं उनकी शख्सियत के दूसरे पहलू की तरफ, वो पहलू जो उनकी पहचान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कहीं ज्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्सा है, हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा में उनकी गहरी जड़ें। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से काफी पहले नरेंद्र मोदी की शख्सियत को शेप किया गया था आरएसएस की पाठशाला में। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो सिर्फ 8 साल की उम्र में इससे जुड़ गए थे और 1971 तक वो एक फुल टाइम अविवाहित प्रचारक बन चुके थे। उनका अनुशासन, उनका काम करने का तरीका, उनका वर्ल्ड व्यू सब यहीं तैयार हुआ। और फिर 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के कुछ ही महीनों बाद उनके करियर का सबसे बड़ा विवाद सामने आया। फरवरी 2002 गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की एक कोच में आग लगा दी गई, जिसमें 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में भयानक दंगे फैल गए। इन दंगों के बाद उनकी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगे। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट्स में ये दावा किया कि मुसलमानों के खिलाफ जो हमले हुए वो प्लान थे और उन्हें बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और पुलिस के सहयोग से अंजाम दिया गया था। लेकिन इसके बाद सालों तक कानूनी लड़ाई चली और फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का फैसला आया। एसआईटी ने कहा कि उन्हें मोदी के खिलाफ प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस यानी कि मुकदमा चलाने लायक कोई सबूत नहीं मिला। इस क्लीन चिट को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, जिसके बाद वो कानूनी तौर पर इस मामले से बरी हो गए। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने देखा कि उन्होंने एक के बाद एक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन के जो सबसे बड़े, सबसे पुराने वादे थे उन्हें पूरा किया, जैसे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लाना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जिसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता उन्होंने खुद की।
तो अब हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। ये दो चेहरे, एक विकास पुरुष का और दूसरा एक विचारक का, ये दोनों एक साथ काम कैसे करते हैं? आखिर इन दोनों को जोड़कर एक कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनती कैसे है? चलिए इसको समझते हैं। इसे समझने का एक फ्रेमवर्क है जिसे हम मोदी डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। ये एक ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मूला है जो उनकी इस यूनिक और बेहद असरदार शासन शैली को, उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को मजबूत करने वाले 4 पिलर्स को जोड़ता है। तो क्या है इस मोदी डॉक्ट्रिन के 4 स्तंभ या 4 पिलर्स? पहला, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी आरएसएस की हिंदू राष्ट्रवादी सोच। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक्स, मतलब गुजरात मॉडल वाला टॉप डाउन प्रो बिजनेस अप्रोच। तीसरा, पॉपुलिस्ट वेलफेयरिज्म, यानी डायरेक्ट बेनिफिट्स देकर लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा बेस तैयार करना। और चौथा, द पर्सनालिटी कल्ट, यानी एक ऐसे नेता की छवि बनाना जो अनिवार्य है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जो खुद राष्ट्र का प्रतीक बन जाए। तो अब समझिए कि ये फ्यूजन कैसे काम करता है। ये एक बहुत ही रेजिलिएंट यानी कि मजबूत पॉलिटिकल बेस बनाता है। इसको ऐसे समझिए, डेवलपमेंट का वादा उन्हें पॉलिटिकल कैपिटल देता है ताकि वो अपने आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकें। और वहीं जब इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजरती है, तब ये आइडियोलॉजिकल जोश ही है जो उनके सपोर्ट बेस को बनाए रखता है। मतलब विकास और विचारधारा आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। 2024 में जब भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार की वापसी हुई है, तो क्या ये हाईली सेंट्रलाइज्ड पर्सनैलिटी ड्रिवन मॉडल, ये मोदी डॉक्ट्रिन, खुद को इस नई सच्चाई के हिसाब से अडेप्ट कर पाएगा, या फिर इस मॉडल के अंदर के जो विरोधाभास हैं वही आने वाले समय में देश का अगला अध्याय लिखेंगे?